लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं न्यूजी वा थियोंगो, जो कि एक केनियन राइटर हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक पोस्ट कॉलोनियल निबंध है। टाइटल है इसका डीकोलोनाइजिंग द माइंड। थोड़ा समझ लेते हैं इसको आगे बढ़ने से पहले। जो डीकोलोनाइजिंग का मतलब यहाँ पे है, एक तरह से मान के चलिए कि मन को आज़ाद करना, फ्री करना, या लिबरेटिंग। किसी मन को, अपने विचारधाराओं को, सबको लिबरेटिंग करना, लिबरेट, आज़ाद करना। द माइंड मतलब अपनी सोच को। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हुए हैं, उन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर एक तरह से कब्जा किया हुआ था। हमारा खुद का देश भारत कभी इनका गुलाम रहा था। धीरे धीरे हम उस गुलाम के जो दास्ता थी उससे बाहर आए और आज हम अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक, ना केवल इंडिया में बल्कि जितने भी देश जहाँ जहाँ ये लोग गए, वहाँ पूरी तरह से भाषा का उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बनाया हुआ है। आजकल इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आज हम इसको पढ़ रहे हैं और इसी पढ़ने की कड़ी में ही आप यहाँ पर आए हैं, इसको देख रहे हैं। भले ही हम हिंदी बोलते हैं या कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बट इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी, वहाँ पर भी ये लोग गए और वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, लैंग्वेज को इन्होंने किस तरह से ख़त्म किया, कैसे वहाँ पे इंग्लिश का डोमिनेंस हुआ, बस उन्हीं विचारधाराओं को न्यूजी वा थियोंगो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज, उसके डोमिनेशन या जो लैंग्वेज इंपीरियलिज्म है, भाषाई साम्राज्यवाद, उसका विरोध किया, बल्कि एक टाइम के बाद इन्होंने इंग्लिश में लिखना छोड़ दिया और इन्होंने अफ्रीकन जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें अपनी राइटिंग करियर को आगे बढ़ाया था। पहले इनका नाम था जेम्स न्यूजी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम पूरी तरह से अफ्रीकन कल्चर के हिसाब से रख लिया। न्यूजी वा थियोंगो इनको कहा जाता है। इनने अपना नाम ही चेंज कर लिया। बाद में एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, चिनुआ अचीबे, जो कि खुद बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, जिनका वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, काफ़ी फेमस वर्क है उनका, नोबेल। तो इन्होंने ऐसे राइटर्स की भी आलोचना की जो कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा रुझान रखते थे। तो उन सब विचारों को इस ऐसे में उन्होंने दोहराया है, बताया है कि किस तरह से हमें अपनी जो रूट्स हैं वो नहीं छोड़नी है। सब टाइटल भी है इस वर्क का, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। शुरुआत का कुछ पोर्शन आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कई वीडियोस में पहले भी कहा है, जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं दोस्तों, उनमें हमारी चॉइस, हमारी लाइक, हमारी डिसलाइक का वो फ़र्क नहीं देखते। जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप उसे कैसे भी पढ़ें, कैसे भी आप एडजस्ट करें, आपकी अपनी क्षमता होगी, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। वो बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इसी बात को मन में रखते हुए हम शुरू करते हैं। शुरुआत में वो लैंग्वेज के 3 पहलू बताते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? लैंग्वेज के 3 पहलू। कहते हैं कि लैंग्वेज का काम एक तो है कम्युनिकेशन करना, दूसरा है कि लैंग्वेज सभ्यता, संस्कृति को आगे बढ़ाती है, कल्चर कैरियर मीन्स संस्कृति को आगे बढ़ाती है, और तीसरा है इमेज फॉर्मर, हमारे मन में जो धारणाएँ बनती हैं, जो प्रतिमाएँ बनती हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में एक धारणा बन जाएगी कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर होगा। हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली हम नहीं गए कभी, बट हमारे मन में एक धारणा बन जाएगी वहाँ के बारे में। तो ये काम लैंग्वेज करती है। आगे बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारी आँखें काम करती हैं, इंसान का कुदरत में किस तरह से सामंजस्य बनाती है। जैसे हम हैं, हम कुछ देख कर ही कोई काम करते हैं, ठीक वैसे ही लैंग्वेज का भी यही काम है। और हाथ इंसान का और कुदरत का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक मीडिएटरी का काम करते हैं। ठीक वैसे ही जो शब्द हैं, वो एक दूसरे के बीच में मीडिएटरी का काम करते हैं, मतलब मध्यस्थता करने का काम। जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ, तो आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, साथ ही साथ आप जो लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़ भी रहे हैं। तो ये लैंग्वेज का ही काम है कि हमारे बीच में एक एक संबंध स्थापित हो रहा है। मतलब आप हमें थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि हाँ, कोई लिटरेचर एस्पिरेंट पे हैं, कोई अनिल कुमार सिंह, वो ऐसे ऐसे पढ़ा रहे थे। शब्द ये भले मेरे नहीं है, ये न्यूजी वा थियोंगो के हैं, लेकिन इनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा मैंने है, आप पढ़ रहे हैं, तो एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता जा रहा है। और इसी तरह से जो स्ट्रीम ऑफ कल्चर है, संस्कृति सभ्यता की जो धारा है, वो बड़ों से लेकर के छोटों की तरफ बहती चली जाती है। और कैसे बहती चली जाती है? स्पॉन्टेनियसली, नेचुरल तरीके से बढ़ती चली जाती है। और कभी-कभी यह सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह जाती है।
और कभी-कभी इसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब वो एग्ज़ाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, वहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन वहाँ इंग्लिश सिर्फ़ इस तरह से बोली जाती है कि जिससे कि वो फ़ॉरेनर्स से बात कर सकें। वहाँ पर इंग्लिश की वो वैल्यू नहीं है जो कि दूसरे देशों में है। वहाँ जो नेचुरल लैंग्वेज है उन लोगों की, जो मदर टंग है, उसकी वैल्यू अभी भी की जा रही है और इसी वजह से वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ने उनकी कल्चर को अभी तक प्रभावित नहीं किया है। उनकी कल्चर अभी तक पूरी तरह से अप्रभावित है। वहीं जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, बल्कि उनके लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक माध्यम है। जैसे हमारे लिए हम हिंदी बोलते हैं, तो हमारी जितनी भी विचारधाराएँ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, एक-दूसरे से हम हिंदी में ही ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, एक-दूसरे को बताते हैं, या जिसकी जो भी लैंग्वेज है। बट इंग्लिश में हम लोग सोच नहीं पाते। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, उसका माहौल ऐसा रहा हो, वो इंग्लिश में सोचने लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं जब भी विचार करता हूँ, क्योंकि मदर टंग हमारी हिंदी है, तो विचार हिंदी में ही आते हैं, भले ही हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल देते हैं। एक अगला एग्ज़ाम्पल वो बोल देते हैं, एक स्वाहिली लैंग्वेज है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। कहीं अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस लैंग्वेज को सिर्फ़ कम्युनिकेशन टूल माना जाता है और कुछ हिस्सों में जैसे केन्या, तंजानिया और ज़ांज़ीबार, यहाँ पर ये लैंग्वेज का हिस्सा होने के साथ-साथ कल्चरल ट्रांसमिशन का काम भी करती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी कम्युनिटी में लैंग्वेज को कितनी वैल्यू दी जाती है। इज़ इट यूज्ड जस्ट एज़ द टूल ऑफ कम्युनिकेशन और इट इज़ यूज्ड एज़ टूल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर और एंड लैंग्वेज। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की कम्युनिटी पर। ये बात न्यू जी बताते हैं। आगे और कुछ बातें बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके अलग-अलग अपीयरेंसेस हैं, अलग-अलग उसकी हुलियाँ हैं, क्या-क्या हैं। एक तो कार्ल मार्क्स जो कि साम्यवाद के संस्थापक हुए हैं, उनकी लिटरेरी थियरी भी आती है मार्क्सिज्म, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रियल लाइफ लैंग्वेज है, ये मेन पार्ट होता है लैंग्वेज का। रियल लाइफ लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो लोग हम आपस में बातचीत करते हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ। आगे वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक हम रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें एक-दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी। आगे वो कहते हैं कि इसी वजह से यही जो लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ है, यही वो लैंग्वेज है जिससे लोग एक-दूसरे के पास आते हैं, एक-दूसरे से रिलेशनशिप्स, कॉन्टैक्ट स्थापित होते हैं और इसी तरह से कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। सोसाइटी का जो मेन बेस है, वो यही लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ रियल लाइफ। इसके अलावा यही लैंग्वेज सोसाइटी में जो वर्क का डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पर वो थोड़ा कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित लगते हैं न्यूजी व थियोंगो। वो यहाँ पर लेबर की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ल मार्क्स ने कही थी अपनी थियरीज़ में। तो वो कहते हैं कि जो डिवीज़न है वर्क का सोसाइटी में, वो उसको लैंग्वेज के द्वारा ही अच्छे से बनाया गया है और ये विचार कुछ थोड़े से प्रभावित हैं मार्क्सिज्म के द्वारा। आगे दूसरा जो एस्पेक्ट है, उसको बताते हैं कॉलोक्वियल लैंग्वेज। कॉलोक्वियल का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन। जो हम आपस में बातचीत किया करते हैं, जो कन्वर्सेशन हुआ करती है हमारी नॉर्मल, इनफॉर्मल वाली, वो होती है कॉलोक्वियल लैंग्वेज। ये सेकंड एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का और ये लैंग्वेज जैसे रियल लाइफ लैंग्वेज है, ठीक वैसे ये भी काम किया करती है। आगे वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ह्यूमन हैंड का कि जैसे हैंड जो है, वो ह्यूमन्स और नेचर के बीच में मीडिएट करता है, वैसे ही लिखे हुए शब्द वो इंडिविजुअल्स के बीच में मीडिएट करते हैं। उनके बीच में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, उनके बीच में दोस्ती बनाते हैं। शब्द, भाषा, लैंग्वेज। तीसरा एस्पेक्ट वो बोल रहे हैं कि वो होता है रिटन लैंग्वेज, जैसे साइंस। वो क्या होता है? जैसे कहावत होती है कि व्हाट इज़ इन सेइंग इज़ इन रिटन। जो भी कहा जा रहा है, वो लिखा भी जा सकता है। मीन्स कि जो लिखा गया है, स्पीच जो है, वो बोले हुए शब्दों को ही कॉपी करता है। रिटन लैंग्वेज जो है, वो स्पीच को ही कॉपी करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, वही लिखा हुआ है सामने, इस तरह लिखा है। ये एग्ज़ाम्पल आप प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। और जो साउंड्स होते हैं, उनको विजुअल साइन दिया गया है। जैसे हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो ये छोटा आ है, तो इसका साउंड क्या है? आ। लेकिन यहाँ पे इसको हमने मूर्त रूप दे दिया है, विजुअल साइन दे दिया है। जैसे हम इंग्लिश में हम ए पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए इसका साउंड क्या है? ए, लेकिन इसका मूर्त रूप क्या है? साइन क्या है? ए। तो हर लैंग्वेज का ये हिस्सा होता है।
वो कहते हैं ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि साउंड सिर्फ सुने जा सकते हैं और इनको कंक्रीट रूप देने के लिए, इनको पहचानने के लिए इनको विजुअल फॉर्म दी गई है और इसी तरह से जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो एग्जिस्टेंस में आई होगी। देखिए, अभी तक यहाँ पर इन्होंने डीकोलोनाइजेशन की कोई बात नहीं की है। जो डीकोलोनाइजेशन जिसके लिए इन्होंने ये निबंध लिखा है, उसकी बात अभी तक नहीं की गई है। अभी तक ये बात सिर्फ लैंग्वेज की ही कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का कुछ हिस्सा बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि आजकल जो लैंग्वेज है लिटरेचर में लिखी जा रही है भाषा, वो इन्हीं साइंस के ऊपर लिखी जा रही है और हमें ये साइंस या हमें याद रखना पड़ता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हम बोलते हैं, लेकिन अगर आपको अभी मान लीजिए फ्रेंच सीखनी पड़ जाए, तो फ्रेंच सीखने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ के अल्फ़ाबेट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा शब्द, किसका साउंड, किसका क्या है। आगे कहते हैं कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कौन-कौन से एस्पेक्ट हैं? एक है, सबसे पहला कौन सा था? कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। दूसरा क्या था? कल्चर, कैरियर ऑफ कल्चर। और थर्ड क्या था? साइंस या रिटन लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लिखी भी वैसे ही जाती है, सेम वे में। लेकिन कहीं-कहीं थोड़ा-सा अंतर भी आता है और जहाँ ये चीज़ सेम है, रिटन लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ वो शब्दों की मीनिंग और जो पढ़ाया जा रहा है उसका सार बहुत आसानी से समझ लेते हैं। बट अफ्रीका में ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आगे बताएँगे। और जब बच्चा अपने नेचर, आस-पास की सराउंडिंग से संपर्क करता है, आस-पास के सोसाइटी में लोगों से संपर्क करता है, तो आसानी से वो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को क्योंकि उसकी स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज सेम है। बट अफ्रीका में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अफ्रीका जो है जब से वो कॉलोनी बना है ब्रिटिशर्स की, तो स्पोकन लैंग्वेज तो उनकी नेटिव लैंग्वेज हो गई है, जो भी वो बोलते हों। अलग-अलग लैंग्वेजेज़ होती हैं अलग-अलग देशों में, वहाँ पे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। लेकिन जो रिटन लैंग्वेज है वो कौन-सी हो चुकी है? वो हो चुकी है इंग्लिश। तो ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ के बच्चे हैं, कॉलोनी के बच्चे, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है अपने एक्सप्रेशन में कि बोलें तो बोलें क्या? किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें? और ये जो अप्रोच है, ये बहुत ही व्यावहारिक है। कौन-सी? रिटन और स्पोकन लैंग्वेज जहाँ पे सेम है, वहाँ की जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है और यही अप्रोच बच्चे को लैंग्वेज सीखने में, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसकी संवेदनाओं को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने बच्चे को घर में देहाती भाषा पढ़ाएँ, घर में एकदम देहाती भाषा बोली जाती हो और आप बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ दें किसी इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ चाइनीज़ बोली जाती है। बच्चे को बहुत दिक्कत आएगी, पक्का बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि स्कूल में उसको चाइनीज़ सीखने के लिए प्रेशराइज़ किया जाएगा, उसको वो माहौल दिया जाएगा कुछ घंटे के लिए। घर पे आप उसको भोजपुरी सिखाएँगे या कोई उत्तर प्रदेश के किसी कोने में या मान लो देश के किसी कोने में कोई मदर टंग बोली जाती होगी, वो सिखाएँगे। तो डेफ़िनेटली इस सिचुएशन में बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेगा, उसको दोनों लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लग सकता है। या ये हो कि दोनों ही लैंग्वेज बहुत अच्छे से वो ना सीख पाए। माहौल जो मिलेगा वही बच्चा सीखता है। फिर वो कहते हैं लैंग्वेज किस तरह से कल्चर को कैरी करती है। वो कहते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कम्युनिकेशन काम करता है, ठीक वैसे ही धीरे-धीरे कल्चर सोसाइटी में डेवलप होती चली जाती है। जैसे म्यूज़िक और बिहेवियर, मैनर्स, डांसेस, आइडियाज़, ये सारे के सारे ट्रांसफ़र किए जाते हैं दूसरी जनरेशन की तरफ, लेकिन कैसे? शब्दों के रूप में ही, भाषा के रूप में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और यही जो एलिमेंट्स हैं, यही आने वाली जनरेशंस के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। यंग जनरेशन सीख जाती है डिफरेंशिएट करना, अंतर करना कि क्या सही, क्या गलत, क्या हमारे लिए काम का है और क्या हमारे लिए बेकार बेकार का है। उसको कौन सिखाता है? जो उससे पहले वाली जनरेशन होती है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएँगे। और जो आर्टिस्टिक वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको समाज में एक प्रॉपर जगह मिलती है। ये क्यों ऐसा होता है? जब जहाँ लैंग्वेज अच्छी होती है, वहीं पर। और इस तरह से हम देखते हैं कि कल्चर और लैंग्वेज दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। मीन्स जहाँ की जो संस्कृति होगी, उस संस्कृति को वहाँ की भाषा बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। और जैसे ही अफ्रीका में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उनकी पूरी संस्कृति को प्रभावित कर दिया। और ये कल्चर जो ट्रांसमिट होती है,
उसको लैंग्वेज के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। अब कहते हैं कल्चर में ना केवल ये सारे आइडियाज, म्यूजिक, डांस और आर्ट्स होती है, इसके अलावा जो मानवीय प्रयास है, मानवीय प्रयास भी उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे इतिहास में लिखा जाएगा कि किसने क्या बनाया, किसने क्या मेहनत की, किसने क्या खोज की, ये सब लैंग्वेज के रूप में ही तो हम पढ़ते चलते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ना केवल ये सब, बल्कि धन संपत्ति अर्जित करने के तौर तरीके भी लैंग्वेज ही सिखाती है। यहाँ पर फिर से मैं देखता हूँ कि जो टिएंगो है वो थोड़ा सा मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है, मार्क्सिज्म, उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा वेल्थ और इकोनॉमी की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके मन में वही सारे विचार और वो चीज़ें आती चली जाती हैं, और उसकी पूरी की पूरी विचारधारा, उसका पूरा जो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है दुनिया को देखने का, वो उन्हीं लैंग्वेज के इस्तेमाल किए गए शब्दों से धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। और ऐसा क्या है कि जब हमें अपनी संस्कृति किसी दूसरी कम्युनिटी पर या दूसरे देश पर थोपनी है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें वहाँ की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। लैंग्वेज हम बदल देंगे, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज हो, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, तभी हम अपनी संस्कृति दूसरी संस्कृति पे थोप पाएँगे या वहाँ पर लाद पाएँगे। क्योंकि लैंग्वेज ही कल्चर को कैरी करती है, और कल्चर इन सारी चीज़ों को, इन प्रेशियस वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इन सबको आगे ले जाती है, चाहे वो स्पीच में हो, चाहे वो कहानियों में हो, ओरेटरी में हो। और इस तरह से एक कम्युनिटी बन जाती है हम लोगों की, और उसी कम्युनिटी में सारे जो मोरलिटी है, सारे आइडियाज़, थॉट्स, ये सब हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं, और वही हमें एक एक ढांचा मिल जाता है, एक संरचना मिल जाती है, और वहीं पे हमारा अपना एक कैरेक्टर या हमारी जो पहचान है, वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाती है सोसाइटी में, उन्हीं लैंग्वेज में रह के, जो लैंग्वेज हम शुरुआत से सुनते, पढ़ते, बोलते आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो इम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोपना, कि किस तरह से कोई विदेशी लैंग्वेज थोपी जाती है किसी के ऊपर ज़बरदस्ती। जैसे वो कह रहे हैं कि केन्या में क्या हो रहा है, हमारी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ करके हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि केन्या ब्रिटिशर्स कॉलोनी थी। और कॉलोनियलिज्म जो है, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, उनका एक ही मेन मकसद होता है। वो मकसद क्या होता है? कंट्रोल। कि वो उनको अपने ऊपर कंट्रोल बना के रखें, अपना कंट्रोल उन उपनिवेश के ऊपर बना के रखें। और वो कंट्रोल बनाने के लिए वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनका मेन मकसद होता है वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, सबके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना, और अल्टीमेटली वहाँ से पैसा कमाना, वहाँ की संपत्ति, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज, उन सब के ऊपर कब्जा कर लेना। ऐसा वो चाहते तो बाय फोर्स भी कर सकते थे, ब्रिटिशर्स चाहते तो वो ताकतवर थे, उनके पास एडवांस वेपन्स थे और तरीके थे, वो चाहते तो फोर्स से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको धीरे-धीरे किया, फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया कहीं-कहीं, लेकिन उन्होंने तरीका क्या चुना? उन्होंने लैंग्वेज का तरीका चुना। उन्होंने लैंग्वेज का तरीका चुना। जैसे हमारे यहाँ जो अ, मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने एक थियरी दी थी, फ़िल्ट्रेशन थियरी, अगर आपने इतिहास में पढ़ा हो थोड़ा-सा। फ़िल्ट्रेशन थियरी, उन्होंने कहा था कि जब हम ऊपरी जो लेवल है, क्लास है, अपर क्लास इंडियन सोसाइटी का, जब उनको हम इंग्लिश सिखा देंगे, तो नीचे वाले ऑटोमेटिक धीरे-धीरे इंग्लिश सीखते चले जाएँगे, क्योंकि वो छन करके शिक्षा सबके पास पहुँच जाएगी, और जिससे कि उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पूरी लैंग्वेज पूरी तरह से प्रभावित होगी, ऐसा मैकॉले ने कहा था। यही थियरी वहाँ उन्होंने अफ्रीका में चला दी, अंग्रेज़ों ने। और इस प्रैक्टिस को आगे किसने बढ़ाया? मिलिट्री और पॉलिटिकल ज्यूरिसडिक्शन ने बढ़ाया, क्योंकि यहाँ की जो भाषा थी, मुकदमे की भाषा, विवाद की भाषा, वो इंग्लिश हुआ करती थी। तो मजबूरी में अफ्रीकन लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ी या समझनी पड़ी। अब वो इसको माइंड को कंट्रोल करते थे। जो कॉलोनाइज़ेशन था, वो माइंड का इसी तरह से वो किया करते थे। वो सोचते थे कि जैसे माइंड पे कब्जा कर लेंगे, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल अपने आप में ही हो जाएगा उन लोगों के ऊपर। और जो कॉलोनिस्ट लोग थे, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी लोग थे, वो 2 मोर्चे पे काम करते थे। क्या करते थे? पहले तो जो पहले से एस्टेब्लिश वैल्यूज़ थी, वहाँ अफ्रीकन लोगों की, या जिस देश में गए वहाँ की बात कर सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं। पहले तो वहाँ की चीज़ों को नष्ट करते थे। अबॉलिश मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? नष्ट करना।
वहाँ की वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, रिलीजन, जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो भी वो कर पाते थे, वहाँ की चीज़ों को नष्ट करते थे धीरे-धीरे। और फिर क्या करते थे, धीरे-धीरे वो वहाँ के लोगों को प्रभावित करते थे। कैसे? उनके मन को प्रभावित करते थे लैंग्वेज के द्वारा। फिर वहाँ की आर्ट, म्यूज़िक, रिलीजन, हिस्ट्री, एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों को धीरे-धीरे एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से नष्ट कर दिया करते थे। और धीरे-धीरे वहाँ की जो लैंग्वेज हुआ करती थी नेटिव, वो रिप्लेस कर दी जाती थी किनके द्वारा? साम्राज्यवादी लोगों की भाषा के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको दी जा रही है। और नेटिव लैंग्वेज धीरे-धीरे पैरों के तले कुचल दी जाती थी और बहुत ही निर्दयी, निर्मम तरीके से उसको नष्ट कर दिया जाता था। और इस सिचुएशन में जो बच्चे पढ़ लिख कर के या सीख-सीख कर के बड़े होते थे, तो उनके मन में एक सामंजस्य नहीं रह पाता था। हार्मनी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सामंजस्य जो होना चाहिए, वो सामंजस्य की कमी दिखती थी। उनके विचारधाराएँ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाया करती थी बच्चों की। उनकी मदर टंग दूसरी हुआ करती थी, उनको पढ़ाया दूसरा जाता था, तो वो जो समझना चाह रहे थे उसको वो अच्छे से नहीं समझ पाते थे। और जो भी कॉलोनाइज़्ड चाइल्ड होता है, एक साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो बच्चा बेचारा पैदा होता है, बड़ा होता है, वो किसी फ़ॉरेन लैंग्वेज से अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज़ है। एकदम बहुत अच्छी बात कही है न्यूजीबा थियोंगो ने। हम लोग इंग्लिश कब से पढ़ रहे हैं, मैं ही कब से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। टीचर भी बन गया, कई सारे एग्ज़ाम पास किए, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें देखी जाए तो इमोशनली हमारे अंदर नहीं आ पाई हैं। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर हमसे कहा जाए कि इंग्लिश में विचार करो, तो इंग्लिश में विचार नहीं आएगा। विचार तो नेचुरली हिंदी में ही आता है, हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं। नेचुरल इंग्लिश कुछ ही बच्चे बोल पाते हैं, जिनके माँ-बाप पहले से बोल रहे होते हैं और वो उसी माहौल में रहते हैं, तो वो बोलने लगते हैं। बट हिंदी बोलने वाले बच्चे, जैसे हम जैसे लोग, बड़े भी हो जाएँगे तब भी हमारे विचार हिंदी में ही आते हैं, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते इंग्लिश से। ये हमारा फेलियर रहता है। तो ये हमारी फेलियर नहीं कह सकते इसको, ये एक फीचर है, लैंग्वेज दूसरे देश की लैंग्वेज सीखने का। अब बच्चा वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि मदर टंग उसकी कुछ और है, सिखाया उसको कुछ और गया है, पूरी तरह से बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब उसे सिखाई जाती है जो फॉरेन लैंग्वेज, वो उसकी बुक्स, सिलेबस, आइडियाज़, थिंकिंग, तमाम एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। और उसका जो एनवायरनमेंट है होम स्कूल का, वो क्वाइट कन्फ्यूजिंग हो चुका है। उसकी जो इनोसेंस है, उसका जो भोलापन है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है एडजस्टमेंट करते-करते। और एक टाइम पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कभी-कभी यारी दोस्ती करने में भी असफल हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं अपने शब्दों को बयाँ कैसे करूँ? ये सिचुएशन उसके पास आती है। और फिर वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसके पास आ जाता है। एक फ्रेज़ है जिसका इस्तेमाल आई थिंक टी.एस. इलियट ने किया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसका इस्तेमाल तो वो कहते हैं कि वो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होता है, कहना कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और रहा है। सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी पर्सनैलिटी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। अब वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किस तरह से बच्चों के मन को बदल दिया जाता है। एक राइटर हुए हैं बॉब डिक्सन, उन्होंने एक वर्क लिखा है कैचिंग देम यंग। इस वर्क में उन्होंने बताया है कि कैसे जो अफ्रीकन बच्चे हैं या जो कॉलोनाइज्ड बच्चे हैं, वहाँ के बच्चों को यंग, कैचिंग देम यंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग देम यंग। कैचिंग का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग देम यंग, कि छोटे पर से ही उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। उनको रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म, सेक्स, पॉलिटिक्स किस तरह से उनको सिखाया जाता है, बचपन से उनको प्रभावित कर दिया जाता है। वो बेचारे स्किन से तो हैं ब्लैक या ब्राउन या जो भी हैं, लेकिन वो पढ़ लिख कर के अंग्रेज बन जाते हैं और ना अंग्रेज बन पाते हैं और ना रह पाते हैं अपने देश के। तो ये इस बुक में बताया गया बॉब डिक्सन के द्वारा। अब जो फोर्स्ड इमेजेस हैं, जो चीज़ें ज़बरदस्ती मन में डाल दी जाती हैं, उनका असर क्या होता है? वो कहते हैं कि बच्चा आश्चर्यचकित होकर के अपने आसपास के वातावरण को देखता है अफ्रीका जैसे देश में, कि आखिर वो करे तो करे क्या? उन हालातों में कैसे वो सर्वाइव करे? क्या चीज़ अच्छी है, क्या खराब है? क्योंकि उसकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुरा बताया गया है, उनको बहुत इन्फीरियर बताया गया है। उसके मन में तमाम विदेशी चीज़ें डाल दी गई हैं लैंग्वेज और कल्चर के द्वारा। इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज और कल्चर के द्वारा। इंग्लिश ही नहीं है और यूरोपियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। डच, फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्तुगीज़, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। और वो लैंग्वेज जो इमेजेस हैं, वो एक
गैर कानूनी तरीके से उसके मन मस्तिष्क में आ जाती हैं और वहाँ के आर्ट और कल्चर को वो डोमिनेट करने लगती हैं। और बच्चा उन जब को पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तो अपने आप को वो एलिनेटेड और सेपरेटेड पाता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। अब वो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शेक्सपियर हो गए, गर्टा हो गए, टॉल्स्टॉय, गोर्की, ये बहुत महान राइटर्स हैं। लेकिन जो विचार उनके ड्रामास नॉवेल्स में मिलते हैं, वो विचार अफ्रीका के बच्चों के लिए पूरी तरह से एलियनेटेड होते हैं, विदेशी होते हैं, फॉरेन आइडियाज होते हैं। क्योंकि अफ्रीका की जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो यूरोप से अलग है। दैट्स वाई ऑल द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन ऑल द वर्क्स बाय ग्रेटेस्ट राइटर्स सीम फॉरेन एंड एक्सटर्नल टू द चाइल्ड हु इज लिविंग इन अफ्रीका। उसके लिए इन विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और फिर क्या होता है, वो बच्चा बड़ा जब होता है तो उसकी पूरी कल्चर, उसकी आर्ट, ट्रेडिशंस, वो सारी की सारी इन्फीरियर बताई गई होती हैं उन इंग्लिश लैंग्वेज के वर्क्स में। और वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है। उसको लगने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है और अपने आप को डिसऑनर्ड महसूस करता है, चीटेड महसूस करता है। क्योंकि उस पे ये चीज़ें जानबूझ के उसके लिटरेचर में दिखाई गई हैं, क्योंकि जो फॉरेन राइटर्स होते हैं वो दूसरे देश के बारे में बहुत अच्छा कम ही लिखते हैं। और जब उसको समझ में आती है सारी बातें, साम्राज्यवादी लोगों की सारी बातें समझ में आती हैं, इन लोगों ने जानबूझ के हमारी ट्रेडिशंस को, इन सबको भड़काया है, तोड़ा है और उनको गलत बताया है, तो उसको अपने आप कई बार उसको गुस्सा आता है, कई बार वो इन्फीरियर भी अपने आप को समझने लगता है। उसके मन पे एक ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं जानता और वो मेंटली बेचारा इंसल्टेड होता है, कई बार फिजिकली भी उसको टॉर्चर किया जाता है। और अल्टीमेटली उसको मजबूर कर दिया जाता है, कंपेल कर दिया जाता है कि वो अपने आप को एक मूर्ख और जंगली समझने लगे। ऐसा एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो विदेशी राइटर्स होते हैं, वो अफ्रीका के बारे में ऐसा लिखते हैं, यूरोपियन राइटर्स। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है वहाँ के नौजवानों लोगों बच्चों के मन में। वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ऐसे राइटर्स के, जिन राइटर्स ने ऐसा रेसिस्ट वर्क लिखा है। जैसे ह्यूम हो गए, जेफरसन हो गए, हीगल्स हो गए। इन लोगों ने, जो कॉलोनियल चाइल्ड थे, उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा लिखा है नीग्रोस के बारे में, ब्लैक पीपल के बारे में। उन्होंने ये लिखा है कि ब्लैक नीग्रोज आर इन्फीरियर टू वाइट यूरोपियंस, क्योंकि उनके अंदर ना फिजिकल और ना मेंटल कोई एबिलिटी नहीं होती है। और इन लोगों के वर्क कॉलोनियल के जो बच्चे हैं, कॉलोनी के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी टीचिंग इन लोगों के वर्क की साबित हुई है। दूसरी साइड वो बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत प्रभावित हो चुके हैं इस इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज से। वो एक अफ्रीकन राइटर हुए हैं, लियोपोल्ड सेडर सेंघोर, उनका वो एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि इनको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पसंद थी। वो कोशिश किया करते थे फ्रेंच बोलने की, फ्रेंच में ही लिखते थे और कहते थे मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज लागू करा दूं अफ्रीका के किसी देश में। इनको इतना ज़्यादा प्यार था। इसके अलावा ना केवल वो फ्रेंच में लिखते थे, बल्कि अफ्रीका की जो लैंग्वेजेस थी उनको वो क्रिटिसाइज़ भी किया करते थे। सोचो, थे अफ्रीकी फिर भी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। तो ऐसे लोगों के न्यूज़ी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इन लोगों को। है हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ का इनके अंदर रूट्स हैं, सारी चीज़ें, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं। दूसरा नाम एक देश है अफ्रीकन, मलावी, वहाँ के प्रेसिडेंट बांदा का लेते हैं, जिन्होंने अपने देश में इंग्लिश, फ्रेंच, लाटिन को प्रमोट करने के लिए स्पेशल स्कूल खोल दिए। विदेशी ट्यूटर्स बुलाए, विदेशी टीचर्स बुलाए कि हमारे देश के लोग इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, वही लोग पढ़ाएँगे। बहुत इन्होंने कोशिश की थी इंग्लिश इन सबको प्रमोट करने की। अगला एग्जाम्पल वो चिनुआ अचीबे का देते हैं, जिनका नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट। और इस तरह से इन्होंने बताया कि ये भी इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन चाहते तो अफ्रीकन लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो न्यू जी इन सब चीज़ों को ढोंगी बताते हैं, कहते हैं ये सारे लोग ढोंगी हैं। इन्होंने हमारे देश को बदनाम किया है, हमारी ट्रेडिशंस, कस्टम्स को नीचा दिखाने में मदद की है अंग्रेजों की। और ये लोग अंधे हो चुके हैं, क्योंकि जो साम्राज्यवाद की जो पावर है, उसका जो मैजिक है, उसमें ये लोग गुलाम बन चुके हैं। इनका मन जो है वो गुलाम हो चुका है, मन मस्तिष्क गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जा चुका है, इसलिए लोग ऐसा लिखते हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एंड भी है ऐसे का। वो कहते हैं ठीक है जैसे भी रहा, बट इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से हमारे यहाँ बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश में लिखा है, और इंग्लिश में लिखने के साथ साथ उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल यूरोप को क्रिटिसाइज करने के लिए ही करना शुरू कर दिया है।
और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहचान सम्मान उनको इंग्लिश में लिखकर ही मिली है, तो पॉजिटिव साइड भी है थोड़ी सी उसकी। और वो कहते हैं कि यूरोपियन अवेयरनेस जो थी हमने पढ़ी, उस अवेयरनेस का इस्तेमाल हमने यूरोपियन लोगों की जो ची सोच है, नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच को क्रिटिसाइज करने के लिए ही करना शुरू कर दिया है। और राइटर्स जो हुए हैं अफ्रीका में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। उन्होंने कॉलोनियल अप्रोच, साम्राज्यवादी अप्रोच विचारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया का भी एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया, चाइना, घाना, नाइजीरिया, कि वहाँ पर भी एंटी कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया, इंग्लिश में ही लिखा गया, और अंततः वो लिटरेचर ने साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने का काम किया है और राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत ज़्यादा जागृत हुई हैं। और अफ्रीकन लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने की वजह से। कुछ ऐसे ग्रुप भी क्रिएट हो चुके हैं जो बोलते इंग्लिश हैं, लेकिन देशभक्ति की भावनाएं उनके अंदर नहीं है। उनकी मोरलिटी, उनका नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा छद्म हो चुका था, लेकिन उनको मेन धारा में लाने का काम अफ्रीकन राइटर्स ने ही किया है। और सौभाग्य से ऐसा हुआ है कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और आज वो अफ्रीका की भाषाओं की बात करते हैं, यहाँ की ट्रेडिशंस की बात करते हैं और यहाँ की जो राष्ट्रवादी चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। तो ये था इस नॉवेल का एक पूरा सारांश, जो कि मैंने कोशिश की है इसको अच्छा रखने की। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।